अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका आज से जो है वो लैब की भी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है जो कि परफॉर्मेंस के हवाले से जो एक्सपेरिमेंट है वो है सेपरेशन ऑफ, जो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कहलाएगा। वो है सेपरेशन ऑफ सीरम एंड प्लाज्मा। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सीरम क्या है, प्लाज्मा क्या है। कुछ लोग कहते हैं एक ही चीज है। फिर बहुत सारी दफा जब मैं बच्चों से पूछती हूँ कि जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा, तो बच्चे ये बोलते हैं कि जी सीरम प्लाज्मा जो है वो इस तरह से सेपरेट आउट होता है कि आप जो है वो ब्लड को जो है वो रख देते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो जो सेल्स हैं वो सबसे नीचे बैठ जाते हैं, बीच में प्लाज्मा आ जाता है और सबसे ऊपर जो बिल्कुल हल्का वाला जो फ्लूइड है वो रह जाता है, वो सीरम कहलाता है। अच्छा, जब अगर पूछा जाए बच्चों से ये सवाल पूछा जाता है कि जी फॉर एग्जांपल सीरम और प्लाज्मा को आप एक ही टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेके सेपरेट कर सकते हैं, तो ज्यादातर बच्चों का जवाब ये होता है कि हाँ जी हम कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जी सीरम और प्लाज्मा बेसिकली है क्या, और हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम, और उसके अलावा ये कि हाउ वुड यू सेपरेट देम। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये होती है कि इस एक्सपेरिमेंट के हवाले से हम ये बात करते हैं कि आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, सीरम को सेपरेट किया जाता है और प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है। इसमें होता यह है कि बेसिकली हम जब बात कर रहे हैं सीरम की, तो बेसिकली दीज टू पार्ट्स, सीरम एंड प्लाज्मा, आर पार्ट्स ऑफ ब्लड। ठीक है जी। अच्छा, ब्लड के अंदर आपको मालूम है कि दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स का और दूसरा होता है प्लाज्मा। ठीक है जी। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं वो तकरीबन 45% बनते हैं, जबकि प्लाज्मा जो है वो 55% होता है ब्लड का। ठीक है जी। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि प्लाज्मा इज दैट फ्लूइड पार्ट इन विच द फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर सस्पेंडेड। ठीक है। अच्छा, जैसे कोई सस्पेंशन होता है उसमें अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दें तो जो हार्ड बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जब आप उनको दोबारा से हिलाते हैं तो वो दोबारा से इंटरमिक्स हो जाते हैं। यही हाल कुछ प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स का भी है। वो कुछ इस तरह से है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ऐसी जगह पे, अच्छा एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि ब्लड की एक प्रॉपर्टी है कि ये क्लॉट हो जाता है। ठीक है जी। अगर थोड़ी देर के लिए भी ये स्टेसिस में रहेगा तो क्लॉट हो जाएगा। अब ये जो क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है ये कुछ प्रोटीन्स और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। ठीक है जी। अगर तो ब्लड अनक्लॉटेड है, unclotted blood, when it is allowed to stay for a while, ठीक है जी, क्या हो रहा है, अनक्लॉटेड ब्लड है। अनक्लॉटेड ब्लड किस तरह से बनेगा, ऑब्वियसली बात है, यू विल हैव टू ऐड सम केमिकल इन इट, और उसको आप क्या कहते हैं, एंटी कोएगुलेंट। ठीक है जी। when an anticoagulant is added to the blood is termed as the unclotted blood। ठीक है जी। अब इस अनक्लॉटेड ब्लड को जब आप अलाउ करते हैं कि वो स्टे करे काफी देर, तो क्या होता है, इसके फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जैसे कि हम सस्पेंशन की बात कर रहे थे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स सेटल डाउन। ठीक है जी। और ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट सेटल डाउन होते हैं तो पीछे जो पानी बच जाता है, जो लिक्विड फॉर्म बचती है, दैट इज नोन एज द प्लाज्मा। ठीक है। अब उसमें हो क्या रहा है कि आपके जो 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 कंपोनेंट्स ब्लड क्लॉट करते हैं, लाइक आप फिब्रिनोजेन हो गया, आपके जो प्लेटलेट्स हो गए, वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं एंड दे आर नॉट क्लॉटेड। दैट इज द रीजन व्हाई प्लाज्मा, इट इज टर्म्ड प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा के जो होल ब्लड की जो कंपोनेंट्स हैं वो पूरे के पूरे मौजूद है। अच्छा, अब इसमें अगेन वही वाली बात है कि आपने उसको स्टे करने दिया, सेल्स नीचे बैठ गए, प्लाज्मा सेपरेट हो गया। जब आप उसी टेस्ट ट्यूब को दोबारा से शेक करेंगे, आगे पीछे की तरफ शेक करेंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो दोबारा से सस्पेंड कर जाएंगे और ब्लड जो है अपनी होल पोजीशन पर आ जाएगा। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो जाता है, लेकिन ब्लड अपनी होल पोजीशन के ऊपर आ जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इफ वी हैव नॉट एडेड एनी एंटीकोगुलेंट टू द ब्लड व्हिच इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द बॉडी,
कि जनरल सर्कुलेशन में था उसमें से उसको सेपरेट आउट नहीं किया है, तो पीछे जब उसको आप थोड़ी देर के लिए भी स्टे करवाएंगे तो वो क्या होगा कि आपका जो ब्लड में जो क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी ही देर के बाद ब्लड कोगुलेट कर जाएगा। अब जब ब्लड कोगुलेट कर जाएगा तो क्या होगा कि थोड़ी देर तक क्या होता है कि क्लॉट की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जी क्लॉट बनता है थोड़ी देर, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले प्लेटलेट्स एक्टिवेट होना शुरू होते हैं, प्लेटलेट्स एक्टिवेट होकर सेटल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्लेटलेट्स आके गिरना शुरू होते हैं, क्लॉटिंग कैस्केड स्टार्ट होता है और जिसके नतीजे में जो है वो फाइबर्स फॉर्म होते हैं और वो फाइबर जो है वो सेल्स को इस तरह से अपने अंदर जकड़ लेते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पहले प्लेटलेट्स उसके बाद डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज भी उसके अंदर आके जो है उस क्लॉट के अंदर सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। अब हुआ क्या कि आपके जितने भी ये जो क्लॉट बन रहा था उसके अंदर आपके जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे सेटल डाउन हो गए, काफी देर तक ये सेटल डाउन हो गए, एक पूरा का पूरा जम्बल्ड मास बन गया जिसको आप क्लॉट या कोगुलेट कह रहे हैं, कोगुलम कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि एक प्रॉपर्टी है कि आपका जब क्लॉट बन जाता है तब वो जब मजबूत होना शुरू होता है तो वो रिट्रैक्ट करना शुरू करता है। एज सून एज द क्लॉट स्टार्ट रिट्रैक्टिंग, पीछे जो उसकी जो फ्लूइड है वो यूज करके उसमें से बाहर निकलना शुरू कर देता है। नाउ दैट फ्लूइड व्हिच इज सेपरेटिंग आउट फ्रॉम दैट क्लॉट इज नोन एज द सीरम। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम के यूज करके जो क्लॉट रिट्रैक्शन के बाद जो फ्लूइड सेपरेट आउट हो रहा है उसको हम सीरम कह रहे हैं, और वो जब ब्लड एलिमेंट्स सेटल डाउन हो गए, पीछे जो कोई रिट्रैक्शन नहीं हुए, सिर्फ जो पानी था जिसके अंदर सस्पेंडेड थे सेल नीचे बैठ गए, पानी ऊपर रह गया, तो वो जो पानी है वो प्लाज्मा कहला रहा है। अब अगर पहला सवाल मेरा जो आप था कि जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम, और दूसरा सवाल ये था कि कैन दीज टू थिंग्स be separated out in a single test tube? No, they cannot be separated out from the single test tube. Why? Because एक के लिए coagulate होना जरूरी है, दूसरे के लिए coagulate हो गए तो obviously separate out नहीं होगा। तो जब coagulation हो गई तो सीरम निकलेगा, अगर coagulation नहीं हुई तो प्लाज्मा निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि to separate out plasma and serum you have to have the blood in two different test tubes, और उसके बाद एक में आप एंटीकोगुलेंट ऐड करेंगे, एक में आप एंटीकोगुलेंट ऐड नहीं करेंगे। जिसमें एंटीकोगुलेंट ऐड करेंगे वहां से आपको प्लाज्मा सेपरेट होके मिलेगा, और अगर आपने कोगुलेट होने छोड़ दिया कि ब्लड को, तो ऑब्वियसली उससे क्या मिलेगा आपको, सीरम मिलेगा। इस पूरे मैकेनिज्म को आपको एक छोटी सी प्रॉपर जो सेपरेट आउट करने वाला जो मैकेनिज्म है वो मुझे मिल नहीं सका, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है वो एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद फिर हम फर्दर बात करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, ये देखिए जी बायोमैजिक का ये यूट्यूब का एक चैनल है, वहां से मैंने ये उठाई है वीडियो, आप लोग चाहें तो इसको वहां से भी देख सकते हैं। ये किस तरह से है, अब आप इसमें देखें। बेसिकली इसमें जो प्रॉपर जो ब्लड को सेपरेट करने का जो तरीका है वो नहीं बताया गया है। अब वही वाली बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जी ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, जो कि सेल्यूलर पोर्शन होता है, और जो फ्लूइड पार्ट होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है जी, 45% और 55% की डिवीजन है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स आ जाते हैं। 55% जो प्लाज्मा बचता है, जो फ्लूइड पार्ट होता है, उसके अंदर वाटर होता है, प्रोटीन होता है, और उसके अलावा डिजॉल्व मटेरियल होता है, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या कहना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि ब्लड के अंदर मौजूद हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स में एल्बुमिन होते हैं, फिब्रिनोजेन होता है, और ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं जिनमें मोस्टली एंटीबॉडीज होती हैं। सीरम और प्लाज्मा को सेपरेट आउट करने के लिए जब हम बात करते हैं तो अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि सीरम और प्लाज्मा को अगर आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो विद इन एन आवर आपका सीरम और प्लाज्मा सेपरेट हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल आपने एंटीकोगुलेंट डाल के रखा तो उसको छोड़ दिया 1 घंटे के लिए, तो सेल्स नीचे सेटल हो जाएंगे, प्लाज्मा सेपरेट आउट हो जाएगा। इसी तरह से ब्लड को क्लॉट होने के लिए छोड़ दिया, अगर तो टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड पड़ा हुआ है तो वो बेसिकली 10 से 15 मिनट के अंदर क्लॉट हो जाता है, और क्लॉट होने के बाद क्लॉट रिट्रैक्शन में हद में हद भी आपको 1.5 से 2 घंटे और लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली आप इसको बगैर किसी और एडिशनल असिस्टेंस के सेपरेट आउट कर सकते हैं, जो कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम लोग हॉस्पिटल में ये काम करते रहते हैं। लेकिन
नुकसान इसका क्या होता है कि आपको पता है कि ब्लड और उसके अंदर की जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत नाजुक हैं, तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर, जरूरी नहीं है कि आपका एक ही जो बॉडी के जो टेम्परेचर है उसी के ऊपर आपने मेंटेन किया हो सकता है आपकी लैब में एसी चल रहा हो बहुत ज्यादा ठंडा को, या हो सकता है आपकी लैब में एसी ना चल रहा हो, बिजली ना हो, आपने सेपरेट करके रखा हो, तो वो ऑब्वियसली वो गर्मी की वजह से जो है वो जो प्रॉपर्टीज है उनके चेंज होने के खतरे हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं कि एक मैकेनिज्म तो मौजूद है कि आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, अगर आपके पास सेंट्रीफ्यूज मशीन नहीं है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो आइडियल तरीका है वो ये है कि आप उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड के थ्रू जो है वो सेपरेट आउट कर लें, वो ज्यादा इजी, ज्यादा फीजिबल रहता है और उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है रिस्टोर रहने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि जल्दी काम हो जाता है। ठीक है जी, सेंट्रीफ्यूगेशन दोनों के लिए की जाती है, लेकिन जैसे मैंने बताया था प्लाज्मा के लिए एंटीकोगुलेंट्स ऐड किए जाते हैं और सीरम के लिए एंटीकोगुलेंट्स नहीं ऐड किए जाते हैं। अच्छा, उसके नतीजे में प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स और स्पेशली फाइब्रिनोजिन मौजूद रहता है, सीरम जो सेपरेट होता है उसके अंदर ये तमाम चीजें नहीं होती। अच्छा, ये जो प्लाज्मा है आजकल आपको मालूम है काफी सारी जो बीमारियां हैं उनके अंदर जो है वो प्लाज्मा का इन्फ्यूजन चल रहा होता है पेशेंट्स को, तो ये एज ए ट्रीटमेंट ऑप्शन भी आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सीरम अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल होता है। प्लाज्मा को भी आप डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो तमाम चीजें जो सीरम में नहीं रहती, लाइक आपकी जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं या जो आपको अगर ब्लड प्लेटलेट्स या क्लॉटिंग से के मैकेनिज्म से रिलेटेड जितने भी टेस्ट करने हैं उनके लिए आपको सीरम काम नहीं करेगा, उसमें आपको लाजमी तौर पे प्लाज्मा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा बाकी के जितने हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स अगर आप टेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो आपको, या मिनरल सॉल्ट्स चेक करना चाह रहे हैं सीरम के अंदर, या ग्लूकोज लेवल्स चेक करना चाह रहे हैं तो आप सीरम में से चेक कर सकते हैं आराम से। तो यानी जो मेजर डायग्नोस्टिक जो पर्पस है वो सीरम सर्व कर देता है, उसको छोड़ के जो मैंने आपको जैसे बताया कि वो तमाम चीजें जो कि बेसिकली आपको क्या कर रही हैं, क्लॉटिंग से रिलेटेड जो मैकेनिज्म्स हैं उनको छोड़ के बाकी तमाम में जो है वो आराम से आपका काम हो जाता है। अच्छा जी, तो आप हम बात कर रहे थे प्लाज्मा और सीरम के सेपरेशन के हवाले से, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जैसे मैंने आपको बताई वो ये है कि आपका जो प्लाज्मा जो है वो एंटीकोगुलेंट डालने के बाद सेपरेट आउट होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस उसको स्पीड अप कर देता है, उस प्रोसेस को, उसमें ये है कि आपके जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो केमिकल नेचर है उसके चेंज होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अगर एंटीकोगुलेंट डाल के आपने सेंट्रीफ्यूज करना शुरू किया है तो उसके नतीजे में ये क्या होगा कि आपके जो है आरबीसीज जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, उसके ऊपर प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसीज की लेयर आ जाती है जो कि बेसिकली लेस देन 1% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है, यानी मेजर पोर्शन जो है वो आपका आरबीसी, जो ब्लड के अंदर आपका आरबीसी का होता है, और उसके बाद फिर डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, और उसके बाद जो रिमेनिंग जो फ्लूइड रह जाता है इनके सेटल डाउन होने के नतीजे में वो आपका प्लाज्मा सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके मुकाबले में जब अगर आप बात करते हैं सीरम को निकालने के लिए, तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पहले जो काम करना है वो ये करना है कि आपको सेंट्रीफ्यूज करने से पहले ब्लड को कोगुलेट होने देना है। ठीक है, जब कोगुलेट होने देंगे तो जैसे मैंने कहा कि 15 से 20 मिनट आपने कोगुलेट होने देना है, और उसके बाद आपने उसको ट्यूब को हिला के देखना है कि ब्लड कुछ कुछ पार्ट ऐसा तो नहीं है जो कोगुलेट होने से रह गया है। अगर ऐसी कोई चीज रहती है तो आप उसको फर्दर 10 to 20 मिनट 10 मिनट्स के लिए रखेंगे ताकि वो प्रॉपर तरीके से कोगुलेट कर जाए। जब कोगुलेट हो जाएगा तो कोगुलम नीचे बैठ जाता है, उसके बाद आप उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, कोगुलम नीचे बैठ जाता है, और पीछे जो सेपरेट आउट जो पानी होता है वो सीरम कहलाता है। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया कि डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए होता है, और ये जो होता है वो ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए भी अब इस्तेमाल होने लगा है इन एडिशन टू द डायग्नोस्टिक पर्पसेस। ठीक है जी, तो दिस इज द वे हाउ वी सेपरेट आउट प्लाज्मा एंड सीरम। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सबसे ज्यादा दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो ये कि प्रॉपर एसेप्टिक मेजर्स लेते हुए आपने ब्लड को सेपरेट आउट करना है, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है वो एक ही टेस्ट
ट्यूब रखी है अंदर, और तो सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है वो बैलेंस नहीं रहेगी, और जब वो बैलेंस नहीं रहेगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी जो ट्यूब है वो तेजी से घूमेगी, और जब वो तेजी से घूमेगी तो उसके नतीजे में आपकी ट्यूब और आपका जो ब्लड है वो उसके जाया होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब उसके अलावा फिर एक और चीज भी होती है कि सेंट्रीफ्यूज मशीन के डिफरेंट सॉकेट्स होते हैं, आपको उस सॉकेट के अंदर प्रॉपर तरीके से जो फिट होने वाली ट्यूब है वो इस्तेमाल करनी है सेपरेशन के लिए। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो अगेन सॉकेट बड़ा है और टेस्ट ट्यूब छोटी है, ये टेस्ट ट्यूब छोटी है, सॉकेट बड़ा है, जिस स्पीड के साथ सेंट्रीफ्यूज मशीन उस टेस्ट ट्यूब को हिलाती है उसके नतीजे में दोनों तरीके से आपकी टेस्ट ट्यूब जाया होगी, मतलब टूट जाएगी, और जब टेस्ट ट्यूब टूट जाएगी तो आपका जो सैंपल है वो जाया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोटीन्स यू वांट टू सेपरेट आउट, आप जो है सेंट्रीफ्यूज मशीन की स्पीड आगे पीछे कर रहे होते हैं। ठीक है जी। यूजुअली आपको अगर 20 मिनट के लिए अगर आपने 2000 राउंड्स पर मिनट के ऊपर भी सेंट्रीफ्यूज किया है तो आपका सीरम प्लाज्मा सेपरेट हो जाएगा। लेकिन जब आपको हार्मोन्स या बहुत ही जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स को सेपरेट आउट करना होता है तो आप 4000 टू 7000 राउंड्स पर मिनट के ऊपर चले जाते हैं, आरपीएम के ऊपर चले जाते हैं, और उसको 10 या 5 मिनट्स के अंदर अंदर कर होते हैं, ताकि कम से कम टाइम जो है वो ब्लड बाहर रहे। जैसे ही वो चीजें मतलब सेपरेट आउट हो जाता है प्लाज्मा और सीरम, उसको क्या करना होता है, एपेंड ऑफ ट्यूब होती है, उसके अंदर आप उसको स्टोर करके उसको फ्रीज करना होता है आपको स्पेशल तरीके से, और वो ये है कि कम से कम -40 डिग्री का फ्रीजर होना चाहिए जिसके अंदर सीरम और प्लाज्मा को सेव करे। अगर तो इस लेवल के ऊपर फौरन, क्योंकि वो फौरन जमा देता है आपके कंटेंट को, अगर तो वो फौरन जमा देता है तो जो जो प्रॉपर्टीज हैं ब्लड के अंदर जो आपके प्रोटीन्स थे वो डीनेचर नहीं हुए, आपने फौरन जो है सेंट्रीफ्यूज किया, आपने फौरन उसको सेपरेट किया और आपने फौरन उसको फ्रीज कर दिया। -40 पे ये होता है कि अंदर रखते ही विद इन 5 मिनट्स जो है वो पूरा का पूरा जो आपका जो सैंपल है वो बिल्कुल डीप फ्रीज में चला जाता है। अब अगर इतनी तेजी के साथ फ्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है प्रोटीन को डीनेचर होने का टाइम नहीं मिलेगा और प्रोटीन जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से सेव हो जाएंगे। अब इनको अगले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर आप जो है वो जो है उनके ऊपर एनालिसिस रन कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि इससे ज्यादा देर हो जाएगी तो फिर आपके पास जो 100% एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन नहीं रह सकेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए, आपसे इनके हवाले से जो है वाइवा में सवाल भी हो सकता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास ये तमाम चीजें जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको इसके आंसर्स मालूम है। ठीक है जी। तो इसके बाद फिर तो विद दिस ये हमारा जो है वो क्या कहते हैं, आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट हो गया है। प्रोसीजर आपको मालूम है, आपके साथ मैनुअल के जो पेजेस हैं वो शेयर किए जाएंगे, तो वो फिर जो है वो आप उसके साथ इसको अपना मैनुअल बना सकते हैं। कोई भी चीज जो अगर समझ में नहीं आई है तो आप प्लीज मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ गई है तो इन चीजों को याद करके और अपना मैनुअल बनाना शुरू कर दें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।